दोस्तों नमस्कार। उम्मीदवार का चेहरा बदल दीजिएगा, जीत मिल जाएगी। क्या वाकई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में रहकर जो जीत रहा था उसे अपने साथ ले आएंगे तो जीत मिल जाएगी? किसी एक जाति विशेष के नेता को खड़े कर कर यह कह दिया जाए कि समूची जाति उसके पीछे चल पड़ी है और वोट वह उसी पॉलिटिकल पार्टी या उन्हीं नेताओं को देगी, तो क्या यह वाकई संभव है? जो राजनीतिक सरोकार सत्ता को पाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी नारों की शक्ल में लगातार भाषणों के जरिए दे रही है, जनता पर क्या उसका असर पड़ रहा है या जनता ने मूड पहले से अपना बना लिया था? यह एक ऐसी परिस्थिति है जिस परिस्थिति में एक हल्की सी लकीर आपको प्रधानमंत्री के साथ भी जोड़नी पड़ेगी। प्रधानमंत्री आज बनारस में 5वें चरण का मतदान 61 सीटों पर संपन्न हुआ और प्रधानमंत्री जो बूथ संभालने वाले बनारस के कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनको संबोधित कर रहे हैं, उनसे संवाद बना रहे हैं। समझ चुके हैं कि दरअसल जिन 292 सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें अभी भी बीजेपी सत्ता तक पहुंचती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या वाकई इसके बाद की 111 सीटें बड़ी मायने रखती है? क्योंकि इस 5 चरण के मतदान को अगर 2017 के अक्स तले देखिएगा तो फिर 241 सीट बीजेपी जीत चुकी थी, लेकिन इस बार क्या ऐसा बिल्कुल नहीं है। और समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर जब विपक्ष के तौर पर बीजेपी के सामने आकर खड़ी हो गई है, तो क्या वाकई त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति अब उत्तर प्रदेश में नहीं है? यह 5वां चरण दरअसल इसी बात को लेकर था कि यह त्रिकोणीय मुकाबले की परिस्थितियां जन्म लेगी या नहीं लेगी। क्योंकि 2017 में इन 61 सीटों को अगर परखना शुरू कीजिएगा तो यहां पर जितना वोट समाजवादी पार्टी को मिला उतना ही वोट बीएसपी को भी मिला था, 21.7%। और दूसरी तरफ बीजेपी ने बड़ी लंबी छलांग लगाई थी और बीजेपी उस पीरियड में पहुंच गई थी 37% पार कर गई थी। लेकिन 2022 ने सारे पत्ते फेंट दिए हैं, सब कुछ बदल डाला है और चुनाव का पैटर्न, मतदाताओं का रुझान, नेताओं को लेकर चुनने की स्थिति, राजनीतिक दलों में किसके साथ कहां पर खड़े होना है, ये सारी परिस्थितियां इस तरीके से बदली है। अगर इसको सिलसिलेवार तरीके से कम शब्दों में समझिए तो बीजेपी को जो आसरा था कि बीएसपी से निकला हुआ दलित वोट उसके पास आ जाएगा, समाजवादी पार्टी को जो आसरा था कि ओबीसी यानी जो पिछड़ा तबका है वह उसके पीछे एकजुट हो जाएगा, बीएसपी को खुद को उसी रूप में खड़ा करने की जो सोच और उम्मीद पाले हुए थी, और कांग्रेस जो अपने तौर पर यह मान रही थी कि जो उसके अपने पुराने गढ़ थे, चाहे वो सुल्तानपुर का इलाका हो, अमेठी का इलाका हो, इलाहाबाद का इलाका, इन तमाम जगहों पर की परिस्थिति और इस तमाम मुद्दे दरअसल इस चुनावी पैटर्न में आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। यह एक चौंकाने वाला परिणाम देने की दिशा में बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश है। जिस उत्तर प्रदेश के भीतर के चौंकाने वाले परिणाम इस 5वें चरण से जो शुरुआत हुई है, यह आपको हो सकता है आने वाले 2 चरणों में भी साफ तौर पर नजर आए। और शायद इसीलिए आज के दिन प्रधानमंत्री 5वें चरण की वोटिंग पड़ रही है। दुनिया की नजर यूक्रेन और रूस पर अटकी हुई है और भारत के प्रधानमंत्री बनारस में जिन्हें बूथ संभालना है उनसे संपर्क साध रहे हैं। तो आपके जहन में 2 सवाल बिल्कुल साफ अभी हो जाने चाहिए। पहली बात, बीजेपी समझ रही है, प्रधानमंत्री समझ रहे हैं किस मुश्किल रास्तों से बीजेपी को निकलना है अगले 2 चरणों में, जहां पर 111 सीटें बची हुई है। क्योंकि 292 सीटों पर वोटिंग के बाद 2017 में 241 सीट बीजेपी जीत चुकी थी। समाजवादी पार्टी का तो कहीं अता पता ही नहीं था, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का अता पता नहीं था। लेकिन जब आप वोट के परसेंटेज को नापना शुरू करेंगे तो आपके जहन में सवाल होगा कि 2017 में भी बीजेपी के सामने जिस ताकत के साथ समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव खड़े थे, उसी ताकत के साथ बीएसपी भी खड़ी थी। लेकिन 2022 की परिभाषा बिल्कुल अलग है और शायद इसीलिए पहला सवाल यह है कि अपना दल जो अपनी पहचान कुर्मी समुदाय के साथ जुड़े हुए हैं, उन कुर्मी समुदाय में जो प्रतापगढ़ में नजर आया, गजब का आक्रोश है, गुस्सा है।
यह परिस्थिति बतलाती है कि अब अपने नेताओं को भी वह सीख देना चाहते हैं क्या, और समुदाय या जाति विशेष की राजनीति में भी एक बिखराव आ रहा है क्या। ब्राह्मणों को लेकर जो माना जा रहा था कि वह एकमुश्त एक साथ बीजेपी के साथ खड़े होंगे, वह बड़ी तादाद में बीजेपी के साथ खड़े जरूर हैं, लेकिन उसमें एक बिखराव है। दलितों को लेकर जो सवाल था वो मायावती के साथ खड़े होंगे क्या, उनके भीतर भी बिखराव है। जाटव एकजुट है, यादव एकजुट है, मुसलमान एकजुट है, ठाकुर एकजुट है, बाकी चीजें बिखर रही है, वाइवल डाइबल है, जो कि एक तरह से तैरती हुई परिस्थितियां हैं जो इस 5वें चरण के पैटर्न में नजर होकर बहुत साफ तौर पर उभरी है। यहां से सबसे बड़ा सवाल है कि जो आधे दर्जन मंत्री 5वें चरण की रेस में है, उसमें से 3 मंत्रियों की स्थिति नाजुक नजर आ रही है। 2 मंत्री टक्कर दे रहे हैं, 1 मंत्री जीत जाएंगे, यह कहा जा सकता है। नाम लिया जाए ना नाम लिया जाए, यह हमको लगता है ये विश्लेषण के दौर में जब चीजें आनी शुरू होगी तो आप समझते चले जाइएगा, क्योंकि खास तौर से हमें जिक्र तो आज लगता है इस बात का करना चाहिए कि जो गुंडावादी पार्टी थी, जो बाहुबल वाली पार्टी थी, जिसके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे, वह समाजवादी पार्टी ने कुंडा जैसे विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़े बाहुबली किसी की भी सत्ता रही हो, चाहे वो बीजेपी की सत्ता हो, मायावती की सत्ता हो, मुलायम की सत्ता हो, अखिलेश की सत्ता हो, योगी की सत्ता हो, उस शख्स को कोई हरा नहीं पाया। लेकिन उसको चुनौती दी समाजवादी पार्टी में अखिलेश के जरिए, और उसी से जो राजा भैया कुंडा से जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले निर्दलीय जीते थे, इस बार वो पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने जो जनसत्ता पार्टी अपनी बनाई उसके साथ लड़ रहे हैं, और प्रतापगढ़ की एक दूसरी सीट से जो दूसरे निर्दलीय जीते थे वह भी उस पार्टी में आ गए। लेकिन सवाल हम यहां कुंडा का जानबूझकर करना चाहते हैं, क्योंकि बाहुबली और दबंगई की पहचान उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और वह भी तमाम सत्ताओं के आने जाने के बीच में भी उन्हें कोई अगर डिगा नहीं पाया, तो यह कौन सी परिस्थिति है। पहली बार बाहुबली को समाजवादी पार्टी के जीप पर हमला बोलना पड़ा, गोलियां भी चली और लाठियां भी भांजी गई, गाड़ियां भी टूटी, पुलिस ने के ऊपर शिकायत भी गई, इलेक्शन कमीशन तक शिकायत भी गई। यह समझना होगा कि जो गुलशन यादव हैं, एक वक्त राजा भैया के साथ ही काम करते थे, लेकिन गुलशन यादव जब निकले और जब आज उन पर हमले जो हुए, उसके बाद समाजवादी पार्टी के तेवर इससे समझ लीजिए कि जो ट्वीट किया गया उसमें संदेश था, सुन लो गुंडा। ऐसा संवाद सामान्य तौर पर होता नहीं है, सुनो गुंडे। और गुलजार यादव पर हमला तुम्हारी हताशा का प्रतीक है क्या। इस बार कुंडा के गुंडा को कुंडी में बंद करने के लिए जनता यलगार, ये शब्दों का इस्तेमाल अगर समाजवादी पार्टी राजा भैया को लेकर कर रही है, तो मानिए जमीन को समझने और जमीन की सियासत को समझने की परिस्थिति में क्या वाकई एक नई स्थिति बन रही थी, जिस सरोकार को कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी समझ नहीं पा रही थी। अपना दल की मौजूदगी कुर्मी वोटरों के साथ और प्रतापगढ़ कुर्मी वोटरों के साथ खड़ा रहता है, यह सबसे बड़ी बात है। और प्रतापगढ़ की रामपुर खास में प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा है, जो एक अपने तौर पर माना जाता है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मैनेज करते हैं और करते हैं, और इस बार भी बेटी को कोई मुश्किल होगी नहीं, यह भी कहा गया। लेकिन जब इस सिलसिले को हमको लगता है एक एक चीज़ों को जरा जहन में बैठा लीजिए, क्योंकि जब हम गुंडई की और बाहुबली की बात कर रहे हैं तो उसमें गोसाईगंज अयोध्या, वहां पर 2 बाहुबली, अभय सिंह जो समाजवादी पार्टी से आते हैं, और खब्बू तिवारी जो कि फर्जी डिग्री में फिलहाल जेल में है, पिछली बार जीत गए थे, उनकी पत्नी को बीजेपी ने टिकट दिया है। इन सवालों को जहन में रखिएगा। इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह बीजेपी के, सामने कौन है, रिचा सिंह। रिचा सिंह कौन है, रिचा सिंह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से निकली हुई लड़की जो छात्र संघ की अध्यक्ष थी, और इलाहाबाद के लड़कों ने लाठियां खाई हैं। सवाल क्या निकल रहा है आपके जहन में। इलाहाबाद के भीतर बीजेपी अपने तौर पर कह रही है हवा उसके अनुकूल है, वोटिंग कम हुई है, और इस दौर की एक परिस्थिति बहुत साफ बतलाती है कि वोटर साइलेंट हो गया झटके में। साइलेंट वोटर का मतलब यह बहुत तौर पे निकलता है कि वोटर साइलेंट हो जाए, परसेंटेज ऑफ वोट कुछ कम हो जाए, और शहर के भीतर यह साइलेंट स्थिति कहीं ना कहीं लोगों को वोटिंग के बाद, जब हमारे अपने जो हमारी रिसर्च टीम है उसने जब वहां पर जो पूछताछ की और सारी चीज निकल के आई, तो सवाल 2 ही निकल कर आए। मुद्दा महत्वपूर्ण है,
आने वाले वक्त को देखना महत्वपूर्ण है। इससे आपको जो समझना है समझ जाइए। यह बहुत खुले तौर पर निकल कर आया। जो गोंडा की जो सदर सीट है उसमें बीजेपी के जो ठाकुर छत्रप है बृजभूषण शरण सिंह, उनके बेटे हैं प्रतीक भूषण, और उनके सामने दूसरे दबंग खड़े थे समाजवादी पार्टी के विनोद कुमार सिंह, जो पंडित सिंह के भतीजे थे, वो सूरज सिंह थे। तो किस तरह की लड़ाई उम्मीदवारों को लेकर इस दौर में हो रही थी, इसमें एक सीट का जिक्र हमको लगता है और करना चाहिए। अमेठी का जिक्र इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेठी में एक तरफ कांग्रेस के साथ रहे संजय सिंह, जो शाही परिवार से आते हैं, उनके सामने गायत्री प्रजापति की पत्नी को खड़ा कर दिया समाजवादी पार्टी ने, जो उनके ऊपर आरोप रेप का है, लेकिन उनकी पत्नी लगातार पूरे चुनाव प्रचार में करती रही कि कैसे उन्हें फंसाया गया। तो क्या इसको लेकर वोटरों के जहन में कुछ सवाल होगा? अयोध्या की सीट भी बड़ी महत्वपूर्ण है, और अयोध्या की सीट का जिक्र हमने कल भी किया था कि बड़ा मायने रखता है उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए। लेकिन प्रतापगढ़ में जिक्र 2-3 बातों के शुरुआत हम करना चाहते हैं कि यह कुर्मी बहुल इलाका है और समाजवादी पार्टी ने ऐसा हमला कभी नहीं किया था। लेकिन प्रतापगढ़ में दलित, पिछड़े, गरीबों की जो स्थिति है वो पहली बार मुद्दा बनकर उभर कर सामने आई है। इस प्रतापगढ़ जिले के भीतर का हम आपको स्थिति बता रहे हैं। 7 में से 3 सीटों पर कुर्मी उम्मीदवार को समाजवादी पार्टी ने जो खड़ा किया, अगर वो ज्यादा पे करते तो ज्यादा लाभ होता। 3 सीट से बात आगे बढ़ जाती, क्योंकि कुर्मियों के भीतर सत्ता में अपनी पॉलिटिकल पार्टी के रहने के बावजूद भी अगर गुस्सा है तो इस गुस्से को समाहित इस रूप में भी करना होगा कि बीजेपी को बहुत लाभ अपने सहयोगी दलों से नहीं मिल रहा है। यह बात खुल बीजेपी का जो अपना स्टैंड है, जो उनकी अपनी पहचान है, अपनी आइडेंटिटी है, वही उसको लाभ दे पा रही है। उसमें योगी आदित्यनाथ का मिश्रण कर लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी का मिश्रण कर लीजिए, या फिर हिंदुत्व का मिश्रण कर लीजिए, अयोध्या का मिश्रण कर लीजिए, बुलडोजर का मिक्सचर कर लीजिए, या फिर पुलिसिया कार्रवाई का मिक्सचर कर लीजिए। लेकिन सहयोगी दलों के जातीय समीकरण बीजेपी के अनुकूल यहां पर बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। यह मैसेज बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। तो क्या इस जातीय समीकरण की परिस्थितियों में जब हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी के ठीक समानांतर इन 61 सीटों पर अगर बीएसपी 2017 में खड़ी थी, तो 5 बरस के बाद क्या ऐसी स्थिति आ गई है कि बीएसपी का वोट या बीएसपी का जो एक बड़ा चंक जो अल्पसंख्यकों के तौर पर था और दलितों में के तौर पर जो जाटव नहीं थे उनके तौर पर था, वो क्या बिखर रहा है? और अगर वो बिखर रहा है तो बिखरते वक्त वह एकजुट होकर एक पॉलिटिकल पार्टी में जा रहा है या नहीं जा रहा है? यह सवाल सबसे बड़ा इस 5वें चंक में निकल कर आया, और यह संदेश शायद समाजवादी पार्टी के पास भी होगा और बीजेपी के पास भी होगा। इसीलिए अब अगले 2 चरण हैं, ये बड़े मायने रखने वाले हैं। जो पूर्वांचल की जो पूरी लहर है, पूर्वांचल में कोई बहुत वोट नहीं पड़ता है। अवध के इस इलाके में भी पहले भी बहुत ज्यादा वोट पड़े नहीं, लगभग 57-58% वोट पड़ता रहा है। इस बार भी कमोवेश उसी परिस्थिति में आकर टिक गया। लेकिन यहां की वाइब्रेंसी जो है वह इशू को खोजती है, वह उन इशू के आश्रय अपने आप को आगे बढ़ाने ले जाना चाहती है, और अगर उसे धोखा मिलता है तो वह पलटकर वार करती है। और यह पलटकर वार करने की परिस्थिति 2014 में भी नजर आई, 2019 में भी नजर आई, 2017 में भी नजर आई, लेकिन अब 2022 है। यह थोड़ा समझना होगा। जिस चौके का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे वो मुहावरे के तौर पर लिया गया था। लेकिन बहरहाल सुल्तानपुर पीलीभीत में जो मट्ठा डाल दिया बीजेपी के सांसद ने, वो मट्ठा शायद हमको लगता है आगे बढ़ गया है। सुल्तानपुर की परिस्थिति में बीजेपी पहले सभी 4 सीटें जीती थी, 1 सीट समाजवादी पार्टी जीती थी, लेकिन जिस सीट पर जीती थी, सौली की जो सीट थी, उसमें भी उसने समाजवादी पार्टी ने पिछली बार अबरार अहमद ने बीजेपी के ओम प्रकाश पांडे को लगभग वहां पर हराया था। इस बार उन्होंने उसको भी बदल डाला। ध्यान दीजिए, चाहे वह सुल्तानपुर हो या सदर की सीट हो या फिर इसौली की सीट हो, इन तमाम परिस्थितियों में मुकाबला अगर त्रिकोणीय रहता है तो बीजेपी जीत जाती है। मुकाबला अगर आमने सामने का आ जाएगा और जातीय समीकरण के मसले को अगर लेना शुरू कीजिएगा, तब आप समझिए कि जैसे सुल्तानपुर की सीट है, सुल्तानपुर में मुस्लिमों की तादाद है 80,000, यादवों की तादाद है 35,000। त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा तो कौन सी परिस्थिति बनेगी, यह समझने की बात है। जबकि बीजेपी के सूर्यभान सिंह ने बीएसपी के सैयद मुजीद को 32,000 वोट से 2017 में हराया था। अब सीधा मुकाबला है,
परिस्थिति पलट रही है। इसौली की सीट में यहां पर मुस्लिमों की तादाद है 70,000, यादव है 40,000। यहां पर दलित की मौजूदगी भी 75,000 और ब्राह्मण भी 70,000 और ठाकुर भी 50,000 है। लेकिन सिर्फ ब्राह्मण और ठाकुर भी एक साथ हो जाए तो भी उससे काम नहीं चल रहा है बीजेपी का। उसको दलित वोट चाहिए ही। और जो वोटिंग पैटर्न नजर आया है उसमें दलित वोटों में एक बिखराव है। मुस्लिम और यादव एक साथ है लेकिन कुर्मी में आक्रोश है जिसकी संख्या 10,000 है। यह मैसेज थोड़ा समझने की जरूरत है। सुल्तानपुर सदर की सीट में जब आप आइएगा तो यहां पर बीजेपी ने जो खड़ा किया राजा प्रसाद उपाध्याय को, समाजवादी पार्टी ने अरुण वर्मा को खड़ा किया। यहां पर लगभग 45,000 कुर्मी वोटर है, 80,000 मुस्लिम है, 35,000 यादव है। ये सारे मैसेज आपको धीरे धीरे कन्वे कर रहे होंगे कि दरअसल अब यह ना तो कांग्रेस का गढ़ रहा, ना त्रिकोणीय मुकाबले में आया तो कौन सी परिस्थिति में आकर टिक गया। जब सीधे मुकाबले की स्थिति आ गई तो जातीय समीकरण में क्या वाकई एक बड़ा चंक निकलकर बीजेपी के साथ खड़ा हो जाएगा क्या। 37% वोट थे बीजेपी के 2017 में, 21% वोट थे समाजवादी पार्टी के। इन दोनों के वोटों को अगर इंटैक्ट भी रखिए तो बड़ा सवाल यह है कि जो वोट बैंक बीएसपी से निकलेगा वह किधर जाएगा। जो वोट बैंक सहयोगी छोटे दलों से निकलेगा जो बीजेपी के साथ खड़े हैं, क्योंकि पूर्वांचल में इसका फैसला होना है कि समाजवादी पार्टी को दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जो छोटे दल हैं उनसे कितना, खासतौर से राजभर की परीक्षा इसके बाद शुरू होने वाली है। बड़ी तादाद में वो छिटपुट परीक्षा हो रही है लेकिन पूर्वांचल के बाकी जो फेजेज है उसमें बड़ी परीक्षा होने वाली है। जो लंबुआ की सीट है इसमें एक चीज़ और समझनी चाहिए कि बीजेपी के जो राजनीतिक प्रयोग हैं इसलिए बड़े मायने रखते हैं क्योंकि जैसे बीजेपी ने लंबुआ से सीताराम वर्मा को खड़ा किया। सीताराम वर्मा इससे पहले सदर से जीते थे, जो सुल्तानपुर की सदर सीट है वहां से जीते, उनको उठा के यहां पर ले आया गया। तो क्या वो इस जगह पर जीत जाएंगे। और समीकरण बतलाते हैं कि लंबुआ की सीट में मुस्लिम 32,000, यादव 38,000, यानी 70,000 ये हो गए। लेकिन दूसरी तरफ ब्राह्मण 42,000, ठाकुर 33,000, इन दोनों को जोड़िएगा तो 75,000 ये हो गए। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा चंक जो मायावती के तौर पर नजर आता रहा, 2017 में भी नजर आया, वह दलितों की मौजूदगी है। 90,000 दलितों की मौजूदगी। जाटव वोट इंटैक्ट है, कुछ युवाओं में थोड़ी सी बिखराव है, लेकिन जाटव से हटकर जो दलित समाज है उसके भीतर बहुत सारे सवाल हैं। ये तमाम जगहों पर नजर आया। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि मेनका ने एक पहचान दी सुल्तानपुर को, लेकिन मेनका और वरुण को पहचान बीजेपी ने नहीं दी। वरुण गांधी ने किसानों के सवालों को उठाया और जो निजीकरण हो रहा है, बेरोजगारी है, इसको सवालों को उठाया तो उन्हें अपने सांसद के जरिए पहचान मिली। अगर सुल्तानपुर को और उस सांसद को ही हाशिए पर ढकेल दिया गया तो सोचिए क्या असर पड़ा होगा। यह आप मायने लगा सकते हैं। बड़ी बात यह है कि जो प्रयागराज यानी का स्थिति है, इलाहाबाद की स्थिति है, यहाँ की जो सीटें हैं उसमें मुश्किल हालात सिद्धार्थ सिंह के सामने, जो ऋचा सिंह का हम आपसे जिक्र कर रहे थे, ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर बड़ी तादाद में हैं और युवाओं के भीतर आक्रोश भी बड़ा जबरदस्त है। और यह परिस्थिति चारों सीटों पर है, चाहे वो इलाहाबाद दक्षिण की सीट हो, इलाहाबाद उत्तर की सीट हो या करछना की सीट हो, तमाम जगहों पे सवाल है। जो ग्रामीण इलाके या दूसरे इलाकों में जब आप जाते हैं, जैसे सोराऊ की सीट है, फूलपुर की सीट है, प्रतापपुर की सीट है, हांडिया, बड़ा तगड़ा मुकाबला है। ये एक तरफा मुकाबला की परिस्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच भी सकते होंगे कि नहीं नहीं ये। और सोचिए प्रतापगढ़ में ही अगर आप ध्यान दीजिए तो वहाँ कृष्णा पटेल उतरी है, सामने राजेंद्र कुमार है। स्थिति इस बार नाजुक है क्योंकि एक आक्रोश यह भी है जो परिवार के भीतर दो अलग अलग दिशा चले गए और उसमें यह सवाल था कि क्या वाकई ये नहीं तो वो सत्ता हमारा काम कर देगी। ये एक सवाल है उस जाति विशेष में जो कि अपने नेता को दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के साथ देख भी रहा है। तो उसको लगता है कि एक के साथ हो लिया अब दूसरे के साथ हो जाए। एक ग्रुप उधर चला गया था, एक ग्रुप इधर था, तो अब इनके साथ कुछ सहमति मिले तो कुछ भला हो जाए। ऐसी परिस्थिति बहुत संकट में लोगों को ला चुकी है। और जब भूख और राशन ही विकास मान लिया जाए तो यह ग्रामीण क्षेत्रों को तो प्रभावित कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अपनी पहचान बड़ी शिक्षित तौर पर रही है। और जिन इलाकों में वोटिंग है आज जो हुई है उसमें कुछ शहरी इलाके ऐसे हैं जहां से बड़ी तादाद में जज और आईसीएस अफसर तक निकले हैं, आईएएस आईपीएस निकले हैं, यूपीएससी देकर निकले हुए। उनकी एक बड़ी कतार है ऐसे परिवारों की जो नौकरशाही में भी कहीं ना कहीं दखल रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक लंबी कतार है
पांचवें चरण के चुनाव में गरीबी की, मुफलिसी की, जहां पर वाकई राशन का पैकेट ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाए, लेकिन वह भी इस सवाल को खड़ा करते हुए मुद्दों के तौर पर नजर आए। महंगाई ने भी लोगों को परेशान किया, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। गोंडा जैसी, जो खास तौर से जो पिछड़े इलाकों का हम आपसे जिक्र कर रहे थे, जिसमें बाहुबली के बेटे प्रतीक भूषण है, उनके सामने सूरज सिंह खड़े हैं। बाहुबली की पहचान का असर चुनाव में कितना पड़ेगा और वो जिताने की दिशा में किस रूप में ले जाएगा, यह तो दूर की गोटी है। लेकिन टक्कर देने की परिस्थिति में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को लाकर खड़ा कर दिया है, यह एक फैक्ट है। और जानबूझकर वह अगर चैलेंज कर रहे हैं बाहुबली को, तो एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि देखिए हम खुद बाहुबलियों के खिलाफ खड़े। और यह मैसेज जनता के भीतर कितना असर डालता है और वोटिंग के तौर पर कितना डाला होगा, यह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन टक्कर जो दिखाई दे रही है वो इस मैसेज के साथ आ रही है। आसान रास्ता नहीं बच पा रहा है, पुरानी जीत को बचाने का बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी उस पराकाष्ठा पे थी जहां से वो कुछ आगे पा ही नहीं सकती है। इसीलिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो बार बार सवाल उठते हैं कि चर्चा समाजवादी पार्टी और बीएसपी की होनी चाहिए, यकीनन होनी चाहिए, तो क्या बीजेपी के हिस्से से जो वोट निकल रहा है वो किधर जाएगा? उसका एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के पास भी जा रहा है, उसका एक बड़ा हिस्सा बिखर रहा है, उसका एक बड़ा हिस्सा उदासीनता में तब्दील हो गया है, जो वोटिंग तक नहीं पहुंच पा रहा है। और यह 2% तक के हिस्से में है, वह बीजेपी के वोट बैंक को 2% कम कर रहा है। यह एक पांचवें चरण में बड़े तौर पर, खुले तौर पर निकल आया। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री आज समझा रहे होंगे बनारस में बूथ वालों को कि कैसे आपको वोटरों को लेकर बूथ तक लाना है। यह उनके सामने बड़ा सवाल है। इसलिए इस दौर में भी दुनिया जब सब चीज़ देख रही है, प्रधानमंत्री हमारे बनारस में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि बनारस में अगर चुनाव हार गया, खुद तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन अगर हार जाए या फिर वो मुश्किल हो जाएगा। गोरखपुर में तो मान लीजिए योगी आदित्यनाथ और दिल्ली की जो ठनी रहती थी, उसमें यह भी कहा जाता है कि गोरखपुर बचाना तो आपका काम है, बनारस हम बचा लेंगे। तो क्या बनारस, अगर हमसे गोरखपुर निकल रहा है तो हम बनारस में भी मट्ठा डाल देंगे, या अगर हमको बनारस बचाना है तो हम क्या ऐसी परिस्थिति है बीजेपी के भीतर में? एक उदासीनता बीजेपी के भीतर इसलिए है क्योंकि कार्यकर्ताओं को इस रूप में उत्तर प्रदेश में समाहित नहीं किया गया, जो बनारस में करने का प्रयास प्रधानमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज करते हुए नजर आए। यह मैसेज है कि आप अगर हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज ऐसे, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसे चले होते ना, ऐसा कोई नहीं चला। अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को अपने अपने सांसद संभालें, और अपने अपने सांसदों की आइडेंटिटी बीजेपी के भीतर बची नहीं। जब मंत्रियों की नहीं बची तो सांसदों की कैसे बचेगी? और जो यहां पर मंत्री थे वो अपने इलाके में नहीं जा पा रहे थे। ये सारे सवालों ने कई कटघरे एक के बाद एक खड़े किया। अयोध्या में खास तौर से जो गोसाईगंज है, यहां पर मुश्किल है। जो अयोध्या की सीट है वह भी बड़ी मुश्किल वाली सीट हो गई है बीजेपी के लिए। वेद प्रकाश जी फिर से चुनाव मैदान में हैं, लेकिन सवाल लोगों का है, लोगों के भीतर का सवाल है। मिल्कीपुर का इलाका जरूर बीजेपी के अनुकूल लग सकता है, रुदौली का इलाका भी लग सकता है, लेकिन बीकापुर भी एक लिहाज से एक टक्कर की परिस्थिति है। 5 सीट पर बीजेपी यहां पर जीती थी, ये फैक्ट है। लेकिन दूसरा सच यह भी है कि सिर्फ रुदौली में ही 2012 में जीती थी, लेकिन 2014 के बाद से आकर जो ट्रांसफॉर्मेशन बीजेपी ने अयोध्या का पूरा किया, और योगी आदित्यनाथ जो मान रहे थे, कई लोग तो ये भी अयोध्या में कहते, जो हमारी रिपोर्ट हुई वहां से उन्होंने कहा कि आईबी ने सही रिपोर्ट दे दी योगी आदित्यनाथ जी को, अगर वो लड़ जाते अयोध्या से तो चुनाव ही हार जाते। उनको सही रिपोर्ट मिली, इसीलिए वो शिफ्ट हो गए वहां पर। तो इसके मैसेजेस और इसके अंदरूनी अनुगुंज को जरा पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। बहराइच की जो 7 सीटें हैं, यह भी 7 सीट में से बीजेपी 6 सीट जीती थी। सिर्फ मटेरा की सीट समाजवादी पार्टी के हाथ में आई थी। लेकिन आज की तारीख में चाहे वो महसी हो, मटेरा हो, नानपारा हो, बल्हा हो, कैसरगंज हो, कोई कह नहीं सकता है कि यहां से बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा है। हालांकि यह भी नहीं कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी जीत रही है। यानी टक्कर की परिस्थितियां जातीय समीकरण में उलझकर बीएसपी के उस वोट बैंक पे जाके भी टिक गई है। जो वोट बैंक बिखरेगा या नहीं बिखरेगा, या फिर बीएसपी उसी रूप में खड़ी हो जाएगी, तो जीतने वाले को परसेंटेज कम चाहिए होंगे वोटिंग के। यह भी एक फैक्ट है अपने तौर पर।
श्रास्ती जो बहुत ही गरीब इलाका है, यहाँ पर बीजेपी श्रास्ती जीती थी और भिंगा सीट बीएसपी के हाथ में गया था। इन दो सीटों पर की परिस्थिति जो है कमोवेश पहले से कोई बहुत अलग बदली हुई नज़र नहीं आई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो मैसेज कन्वे कर दिया या परसेप्शन जो उत्तर प्रदेश में बन गया है, उसका असर भी उन जगहों पर पड़ने लगा है कि दरअसल अब किसी दूसरे को वोट देना वोट बर्बाद करना है। और उत्तर प्रदेश का वोटर पहली बार एक वोट भी बर्बाद करना नहीं चाहता है, क्योंकि वह अपनी पहचान, अपने संघर्ष, अपनी जरूरतों से इस वोटिंग को देख रहा है। इसीलिए पांचवें चरण की जो परिस्थिति थी अलग अलग समुदाय विशेष को लेकर, उसमें बार बार यह सवाल था कि जो छोटी जातियां हैं, चाहे वो मान लीजिए आप कौशाम्बी, हमारी टीम ने जब तैयार किया तो बता रहे थे कि इसका जिक्र जरूर कीजिएगा कि जैसे कौशाम्बी के इलाके में जो पटेल है, मौर्य है, निषाद है, विश्वकर्मा है, पाल है, प्रजापति है, या फिर आप चित्रकूट में काफ़ी वोटिंग हुई है। और चित्रकूट में ख़ास तौर से जो ब्राह्मण और ठाकुर को छोड़ दीजिए तो वहाँ पर जो तेली, बढ़ई, नाई, कुर्मी, इनकी जो मौजूदगी है, ये लोग चाहते क्या हैं, ये भी एक सवाल आया। इनके अपने सवाल इनकी अपने रोजगार और महंगाई से जुड़े हुए हैं, ये इनके सामने सबसे बड़ा सवाल है। और इसमें खास तौर से जो बहराइच का इलाका है, जो प्रयागराज का ग्रामीण इलाका है, सुल्तानपुर का इलाका है, श्रास्ती का इलाका है, प्रतापगढ़, यहाँ पर आवारा पशुओं का मसला भी वोट में तब्दील हो रहा है। उससे परेशान लोग वोट की दिशा में जा रहे हैं। ये सारे मैसेज जो अलग अलग जिलों के हिसाब से, बाराबंकी का जिक्र जो हम आपसे कर गए, बाराबंकी में जो 6 सीटें हैं 2017 में अगर देखिएगा तो बाराबंकी में ही सिर्फ सपा जीती थी। बाकी जो कुर्सी है, रामनगर है, जैतपुर है, दरियाबाद है, हैदरगढ़ है, यहाँ पे बीजेपी जीती थी। लेकिन बीजेपी और बीएसपी, इन दोनों परिस्थिति को इसलिए जोड़ने की जरूरत है क्योंकि बीएसपी की मौजूदगी बीजेपी को लाभ पहुंचा देती है। बीएसपी की गैर मौजूदगी ना हो अगर वह, तो समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन आमने सामने का मुकाबला अगर खुले तौर पर आ जाए तो मुकाबला यकीनन कांटे का हो जाता है। और कांटे के मुकाबले में जातियों के समीकरण बड़े मायने रखने लगते हैं। और जो पहला झटका शायद बीजेपी के लिए इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर प्रतापगढ़ जैसी जगह में कुर्मियों में आक्रोश है तो इसका मैसेज यह है कि उनके साथ सटे सहयोगी दलों का लाभ नहीं मिलने वाला है, वोट ट्रांसफर उनमें नहीं होने वाला है। और अमेठी जो एक वक्त कांग्रेस का गढ़ था वहां पर कांग्रेस ने अपने तौर पर एक दार्शनिक अंदाज में पुरानी परिस्थितियों को जगाने की कोशिश की। लेकिन यह चुनाव जीत हार का है। यह चुनाव वोट देकर दार्शनिकता को समझने का नहीं है। यह दरअसल सत्ता बनाने या सत्ता को बचाने या सत्ता से हटाने का चुनाव आ गया है। और इसी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आकर खड़ी हो गई है। इसीलिए जब हमारी रिसर्च टीम ने एक जानकारी और हमें दी कि जब आप इन चीज़ों का जिक्र करें तो यह भी समझिएगा कि अयोध्या और अमेठी में जो लोहार है, जो तेली है, जो कश्यप है, जो गुर्जर है, जो लोधी है, जो क्षत्रिय, और अयोध्या जैसी जगह में भी जो मौर्य है, साहू है, जो निषाद है, यादव है, कुर्मी बड़े कम तादाद में है, लेकिन उनकी तादाद को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उनकी तादाद की मौजूदगी वहां पर है। उनके साथ के सरोकार राजनीतिक तौर पर और मुद्दों के तौर पर, दोनों तौर पर कोई पॉलिटिकल पार्टी जगह नहीं पाई। लेकिन जो सत्ता में है उससे उसकी उम्मीद और आस बहुत ज्यादा रहती है। वह टूटेगी तो उसके दिमाग में अखिलेश या समाजवादी पार्टी नहीं है, उसके दिमाग में बीजेपी है, उसके दिमाग में योगी आदित्यनाथ है, उसके दिमाग में डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी है। तो वह एंटी इनकम्बेंसी जो है वो कहां शिफ्ट हो रहा है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है क्या वो शिफ्ट हो रहा है। पांचवें चरण का मैसेज सबसे बड़ा यही है कि दरअसल वह लकीर जो थी वह शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। और शायद इसीलिए पांचवां चरण ने एक लिहाज से तय कर रहा है कि अब पूर्वांचल में कौन सी लकीर है। हर सांसद को अपने गढ़ को बचाना है। इसीलिए आपको अब पूरी जान वहां पर फूकी हुई नजर आएगी। योगी आदित्यनाथ की, प्रधानमंत्री मोदी की, पीएम सीएम दोनों वहां पर नजर आएंगे अपने तौर पर एक एक गढ़ को बचाने के लिए। क्योंकि यह 111 सीटें जो बची हुई है, इसमें अगर किसी भी हालत में गढ़ खत्म हुआ तो एक बड़ी हार, गढ़ बच गया तो सत्ता के नजदीक। इस परिस्थिति में चीजें आकर अटकी पटकी पड़ी हैं और यह यकीनन 60-40 की स्थिति में उत्तर प्रदेश का चुनाव आकर खड़ा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।